रामवती एक रोज अपनी बहू सुनीता से कहती है। बहू, जब भी तू खाना बनाती है तो अपने पापा जी के लिए पहले खाना निकाल दिया कर, वो घर के बड़े हैं। जी माँ, लेकिन उनके लिए पहले खाना क्यों निकाल दूं? बाद में भी तो वही खाना होगा ना, कोई बदल थोड़ी ना जाएगा खाना। बहू, तू जानती नहीं अपने ससुर को, वो बहुत ही गुस्से वाले हैं। उनसे कोई उल्टा बोले तो घर में मारपीट करने लगते हैं। इस बात से तो सुनीता वाकिफ हो जाती है कि उसका ससुर बहुत गुस्से वाला है, जिसके सामने कोई बोल नहीं सकता, और किसी ने कुछ बोला तो वो उसके गुस्से का सामना करने के लिए तैयार रहे। एक रोज रामवती की खास दोस्त और पड़ोसन कांता रामवती से आकर कहती है, सुन रामवती, आज मैंने जो अपनी आँखों से देखा है उस पर विश्वास करना तो नामुमकिन है, लेकिन वो सच है। बोलना, ऐसी क्या बात है? आज मैंने भैया को देखा। एक 15 साल का लड़का मार्केट में उनको पापा पापा कह रहा था, और भैया भी उसे कह रहे थे कि बेटा जिद नहीं करते, शायद कुछ दिला रहे थे। कांता, मुझे पता है तू मेरी कितनी अच्छी और पुरानी सहेली है, लेकिन मेरे पति के ऊपर ऐसे झूठे इल्जाम ना लगा। वो थोड़े गुस्से वाले हैं, पर ऐसे कभी नहीं करते वो। तू मुझ पर विश्वास कर, उनके साथ एक औरत भी थी जो जवान और सुंदर भी थी। तू ये कहना चाह रही है कि मेरे मर्द का कहीं और चक्कर चल रहा है? मैं सिर्फ बता रही हूँ, बाकी तेरी मर्जी। वो ऐसे है ही नहीं। कांता की ये बात महेश भी सुन लेता है, लेकिन रामवती की हिम्मत ही नहीं थी कि वो अपने पति महेश से ये पूछ सके। आखिर कांता ने जिस बच्चे और औरत को महेश के साथ देखा वो कौन थे? देर रात सबके सो जाने के बाद महेश जैसे ही बिस्तर से उठता है, वैसे ही रामवती की आंखें खुल जाती हैं और वो देखती है कि उसका पति तो घर का गेट खोल कांता के घर गया है, और वो कांता के घर में जाकर कांता और उसके पति से कहता है, सुन कमलेश, अपनी पत्नी को ना संभाल कर रख। बेशक वो रामवती की दोस्त है, लेकिन घर में झूठी बातें फैलाना अच्छी बात नहीं। मुझे सिर्फ शांति चाहिए अपने घर में। कल अपनी बीवी को बोल दियो रामवती को कह के आई कि उसने जो देखा वो मजाक था। मैं तो एक औरत को बस लिफ्ट ही दे रहा था। जी मालिक, मैं इसका आपके घर आना जाना ही बंद करवा देता हूँ। जैसा सही लगे वैसो कर, लेकिन ये सब मैं नहीं सुनूंगा। और ये बात खिड़की के जरिए बाहर से रामवती सुन लेती है, और उस वक्त तो वो वापस आकर सो जाती है, लेकिन सोते हुए वो सोच रही थी, हो ना हो कांता सही कह रही थी, लेकिन ये ऐसा कर सकते हैं क्या? या फिर कांता की नजरों का धोखा हुआ हो? अगले दिन सुबह रामवती जैसे ही महेश के लिए खाना लाकर रखती है, वैसे ही कांता आती है और रामवती से कहती है, रामवती, मुझे लगता है मैंने गलती से देख लिया था ये सब। क्या सब देख लिया? वो हमारी बातें हैं, ऐसे ही कुछ। बस रामवती यही कहने आई थी। ये बोलकर कांता जाने को होती है कि तभी एक 15 साल का बच्चा लिए एक सुंदर सी औरत की एंट्री होती है, जो कि कोई और नहीं रामवती की सौतन और महेश की दूसरी पत्नी थी, जिसे देखकर सुनीता कहती है, अरे अरे आंटी जी, कहाँ घुसी चली आ रही हैं आप घर में? ये तो वही है जिसे मैंने कल देखा था। बैग और बच्चे के साथ आते ही खाने की टेबल पर बैठी हुई रामवती को देखकर मेनका उससे कहती है, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं आपकी सौतन, रिश्ते में पर हम बहनों की तरह रह सकते हैं। ये सुनकर महेश हंसने लगता है कि तभी मेनका कहती है, अरे अरे, आप तो इंट्रोडक्शन भी नहीं दे रहे, आपको तो खांसी आ रही है। अरे कौन हो तुम? मैं आपकी वैलिड वाइफ और ये आपका बच्चा। जी, ये क्या कह रही है? आपने इससे शादी की है? मैंने कहा था ना तुझसे, भैया को देखा था एक औरत और बच्चे के साथ। पापा जी, आपने इस उम्र में शादी की है, जब आपके नाते पोते बड़े हो रहे हैं, आपको जरा भी शर्म नहीं आई? मैं इसे नहीं जानता, बस बाहर कर इसे। इतनी भी क्या जल्दी है? ये है हमारी शादी का प्रूफ, जो हमने 7 फोटोज ली, और ये कोर्ट मैरिज का कागज। और अगर इस पर भी किसी को विश्वास नहीं तो इस बच्चे का डीएनए करा लो। अब आप बताइए कि ये सच है या नहीं? मैंने ना इससे मजबूरी में शादी की थी। और मुझसे मुझसे कौन सी मजबूरी में शादी की फिर? इस बात को लेकर घर में मानो एक तूफान ने दस्तक दी हो। अगले ही दिन से सुनीता पर दोनों सासें अपने अपने काम को लेकर हुक्म जमाने लगती है, जिसमें रामवती जैसे ही सुनीता को चाय बनाने के लिए बोलकर जाती है, वैसे ही मेनका आती है और सुनीता से कहती है, बहू, मेरे लिए और घर वालों के लिए कॉफी बना दे। पर माँ जी ने कहा है कि सबके लिए चाय बना दूं। पर अब मैंने तुझे कहा ना, सबके लिए कॉफी ही बनेगी। रामवती सुनीता को चाय बनाने को बोलकर जाती है, लेकिन सुनीता कॉफी बना देती है, और जब सबको कॉफी मिलती है तो चाय पीने वाले सुनीता को सुनाने लगते हैं। लेकिन सुनीता भी क्या कर सकती थी, वो तो इस सौतन की लड़ाई में फंस चुकी थी।
एक रोज जैसे ही सुनीता रामवती के कपड़े धोकर निकलती है, वैसे ही मेनका अपने बहुत सारे कपड़े लाकर सुनीता को देकर कहती है, बहू इसे भी धोना है। क्यों माँ जी, मैं कोई कपड़े नहीं धोने वाली। क्यों नहीं धोएगी जबकि तू कपड़े ही धो रही है? क्योंकि वो मेरे कपड़े हैं, इसलिए वो तेरे कपड़े नहीं धोएगी। क्योंकि मेरा काम हो गया है। अब रोज रोज दो सास के ताने और उनका काम कर करके बेचारी सुनीता का बुरा हाल हो जाता है। वो पूरे पूरे दिन काम ही करती रह जाती है। ऐसे ही एक रोज कांता के साथ बैठकर बातें कर रही सुनीता कांता से कहती है, कांता आंटी, मैं तो बड़ी परेशान हो गई हूँ अपनी दोनों सास से और उनके काम करके। अब आप ही बताओ, मैं तो फंस के रह गई हूँ इस बीच। मैं भी तो बहुत परेशान हूँ अपनी प्यारी सहेली रामवती को ऐसे देखकर। हमें ही इसके बारे में पता लगाना होगा, क्या कैसे है। अगले दिन कांता रामवती के घर आती है और सुनीता से कहती है, बहू सुन, सब्जी लेने चलेगी? तूने कहा था साथ चलना, इसलिए बुलाने आई हूँ। सब्जी लेने के बहाने कांता के साथ सुनीता मेनका का पता लगाने निकल पड़ती है, जहां वो दोनों मेनका के आईडी प्रूफ के जरिए मेनका के मोहल्ले तक पहुंचते हैं। वो लोगों को ब्लैकमेल भी करती थी और जब सुनीता और कांता मेनका के एड्रेस पर पहुंचती हैं, तो उन्हें मेनका का एक अलग रूप देखने को मिलता है, जहां जाकर पता चलता है कि मेनका पैसे वाले लोगों को फंसाकर उनके पैसे हड़पने के लिए अब तक कई शादी कर चुकी थी। हालांकि ये पता करके कांता और सुनीता घर आ जाते हैं। अगली सुबह सुनीता के घर पुलिस आती है और वो सुनीता से कुछ बात कर रही होती है और तभी पुलिस को देखकर मेनका भागने लगती है कि वो गिर जाती है। लिए पकड़ी गई थी। जी मुझे नहीं तो ऐसा भी हुआ है, मुझे तो याद नहीं, पर आप बहुत फनी हो। और हम आपको एक बार फिर फ्रॉड करने और ब्लैकमेलिंग करने के जुर्म में अंदर करते हैं। मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, बल्कि इसने ही मुझसे शादी की है। नहीं सर, इसने मुझे ब्लैकमेल किया, पर मैं सच नहीं बोल पाया, तब ये मेरे घर आ गई। ऐसे सुनीता और कांता की होशियारी की वजह से सुनीता अपनी एक सास से तो छुटकारा पा लेती है और दूसरी सास तो पहले से ही शरीफ थी। वो तो अपनी सोतन को देखकर रंग बदल रही थी। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद महेश भी सुधर जाता है और वो अपनी बहू सुनीता का शुक्रगुजार होता है और उसे अपनी इस गलती का एहसास होता है कि वो मेनका की बातों और खूबसूरती में आ गया था, जिसकी वजह से उसके पूरे परिवार को उसके साथ इस मुसीबत से गुजरना पड़ा। माया ने अपनी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करके नया मेंटल हॉस्पिटल ज्वाइन किया था। डॉक्टर माया की शादी डॉक्टर सुधीर से होने वाली थी। डॉक्टर माया डॉक्टर रोशन के कैबिन में बैठी हुई थी, जिसके बाद हॉस्पिटल के ऑनर डॉक्टर रोशन डॉक्टर सुधीर को अपने पास बुलाते हैं, जो कि उन्हीं का बेटा था, और उनसे कहते हैं, सुधीर, जैसे इस ऑफिस में किसी को नहीं पता कि तुम मेरे बेटे हो, वैसे ही ये ना पता चले कि ये मेरी बहू है। मैं नहीं चाहता कि हमारा कुछ भी पर्सनल इस हॉस्पिटल को पता चले, और उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों मंगेतर हो, ये भी किसी को पता ना चले। ठीक है पिताजी, मेरा मतलब डॉक्टर। अब तुम डॉक्टर माया को हॉस्पिटल दिखा दो और यहाँ के सब नियम कानून भी अच्छे से समझा देना। और डॉक्टर सुधीर हॉस्पिटल को कॉरिडोर में चलते हुए उसे डॉक्टर माया को समझाते हुए कहते हैं, डॉक्टर माया, ये हॉस्पिटल बहुत ही रेपुटेटेड है और आप सब काम जल्दी से और अच्छे से समझ लीजिए। और हाँ, याद रखिए, यहाँ के कुछ पागल खतरनाक भी है, तो थोड़ा संभल कर रहना। जी डॉक्टर, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी और आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। इतना कहकर सुधीर माया को अपने कैबिन में लेकर जाता है और अपनी बाहों में भरकर कहता है, और ये बात भी याद रहे माया मैडम कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों मंगेतर हैं। नहीं पता चलेगा। मैं बहुत खुश हूँ कि हम दोनों एक ही हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं और बहुत जल्द शादी भी करने वाले हैं। ये बोलकर माया सुधीर को गले से लगा लेती है, जिसके बाद दिन बीतते हैं और माया की नजर एक पेशेंट पर जाती है, जो कि खामोशी से बैठा हुआ था। उसको देखकर माया वार्ड बॉय से कहती है, ये लड़का कौन है किशोर, जो चुपचाप बैठा हुआ है? मैं इसको कितने दिनों से देख रही हूँ, ना किसी से बात करता है और ना ही किसी से बोलता है। क्या हुआ है इसको? मैडम, ये तो प्यार का मरीज है, कहाँ ही किसी से कुछ कहता है पगला। 2 महीने से यहाँ है और जब देखो सदमे में बैठा रहता है, किसी से कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप बैठा रहता है। साफ साफ बताओ क्या कहना चाहते हो, पहेलियां मत बुझाओ। मैडम, मैं क्या ही बताऊंगा, आप बोलो तो मैं इनकी बहन को बुला देता हूँ, वो आपको सब बता देंगी। ज्यादा कुछ तो मुझे भी नहीं पता। ठीक है, बुलवाओ, मुझे उसकी बहन से बात करनी है। वार्ड बॉय मैडम के कहने पर मरीज केशव की बहन आशा को हॉस्पिटल में बुलाता है। आशा
माया के साथ उसके कैबिन में बैठी हुई थी और आशा कहती है, मैडम, मैं आपको सब बताती हूँ। दरअसल पहले मेरा भाई बहुत अच्छा था, हंसता खेलता था और हमेशा खुश रहता था। पर हुआ ये कि केशव हंसता खेलता लड़का था और एक दिन वो बाइक से जा रहा था और एक लाल सूट में सुंदर सी लड़की उससे लिफ्ट मांगती है और केशव उसे लिफ्ट दे देता है। धीरे धीरे दोनों बातें करते करते दोस्त बन जाते हैं, रोज मिलने लगते हैं। केशव और पारुल अब रिलेशनशिप में आ जाते हैं और केशव पारुल से बेइंतहा प्यार करने लगता है। और एक दिन पारुल केशव के पास आकर उससे कहती है, केशव, मुझे माफ कर दो, मैं अब तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। मेरी शादी तय हो गई है। पर तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, तो तुम किसी और से शादी कैसे कर सकती हो? प्यार ही सब कुछ नहीं होता केशव। वो लड़का बहुत अमीर है और वो मुझे खुश रखेगा। मुझे भूल जाना तुम। पारुल ये बोलकर चली जाती है, जिसके बाद केशव टूट सा जाता है। कुछ दिनों बाद पारुल की शादी थी। वो छुपकर उससे मिलने आता है और पारुल दुल्हन के जोड़े में सजी हुई थी। पारुल खिड़की से कमरे से घुसे केशव को देख लेती है और कहती है, चले जाओ यहाँ से। किसी ने तुम्हें देख लिया तो मेरी शादी टूट जाएगी। तो टूट जाने दो ना, तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं तुमसे। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तुम मर जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जियो तुम या मरो, आई समझ में। चले जाओ यहाँ से। बस यही हुआ था डॉक्टर। उसकी शादी हो गई और बेचारा मेरा भाई प्यार का मरीज बनकर यहाँ एडमिट है। आप मेरी मदद करिए, मेरे भाई को ठीक कर दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप फिक्र मत करिए, मैं केशव को ठीक करके ही रहूंगी और ये मेरा वादा है आपसे। आशा वहाँ से चली जाती है और अगले दिन माया लाल सूट पहनकर केशव के सामने आती है ताकि उसे देखकर केशव को पारुल की याद आए। और होता भी यही है। उसे देखकर केशव खड़ा हो जाता है और माया के पीछे चलते हुए कहता है, पारुल, पारुल कहाँ जा रही हो? माया ये देखकर खुश थी कि केशव की हालत में सुधार था और अब माया केशव के साथ ही अपना ज्यादातर समय बिताया करती। ये सब देखकर रोशन को बहुत अजीब लगता था और वो अपने बेटे सुधीर को सब बताता है और सुधीर को थोड़ा बुरा लगता है और उसे जलन होती है। वो माया के कैबिन में आकर उससे कहता है, ये सब क्या है माया? जब देखो तुम उस केशव के आसपास घूमती रहती हो। तुम्हारा मंगेतर मैं हूँ या वो? तुम गलत समझ रहे हो सुधीर। मैं बस ये चाहती हूँ कि वो बस ठीक हो जाए और कुछ नहीं। मुझे बस एक हफ्ता दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं तुमको एक हफ्ता ही दे सकता हूँ क्योंकि मैडम शायद तुमको याद नहीं कि 10 दिन बाद हमारी शादी है। देखो, मैं नहीं चाहता कि उस मरीज की वजह से हमारे रिश्ते में दरार आए। बात को समझो, ठीक है ना? सुधीर ये बोलकर चला जाता है और माया ये ठान लेती है कि वो केशव को ठीक करके ही मानेगी। जिसके बाद वो आशा से पारुल का एड्रेस लेकर उसके घर जाती है और उससे कहती है, कैसी औरत हो तुम? औरत तो छोड़ो, तुम इंसान भी हो। वो बेचारा तुम्हारे जाने के गम में प्यार का मरीज बना बैठा है और तुम आराम से अपनी जिंदगी जी रही हो। देखो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल कितने ही दिल रोज टूट जाते हैं। अब वो मेरे प्यार को दिल पर लगा कर बैठ गया तो इसमें मेरी क्या गलती? तुम यहाँ से जा सकती हो। मेरे पति ऑफिस से आते ही होंगे। मुझे दिक्कत हो जाएगी अगर उन्होंने कुछ सुन लिया तो। सुन लिया तो नहीं, सुन चुका हूँ। अब अमन यानी कि पारुल के पति की आवाज सुनकर माया और पारुल दरवाजे की ओर देखते हैं जहाँ पर अमन खड़ा था, जो अंदर आकर अपनी पत्नी पारुल से कहता है, पारुल, मुझे नहीं पता था कि इस सुंदर चेहरे के पीछे एक बेदिल औरत छुपी हुई है, वरना मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। आखिर तुम किसी की जिंदगी बर्बाद करके इतनी खुश कैसे रह सकती हो? मेरी बात तो सुनिए। मैंने सब सुन लिया है। अगर तुम अपने पाप धोना चाहती हो तो जाओ माया डॉक्टर के साथ और जाकर केशव को ठीक करने में उनकी मदद करो। पारुल अमन की बात सुनकर माया के साथ हॉस्पिटल जाती है, जहाँ केशव की माँ उसे अपने हाथों से खाना खिला रही थी और केशव का हाल देखकर उसको बहुत बुरा लगता है। वो केशव के हाथ को थामकर दिल से अपनी गलती की माफी मांगती है और केशव ये सब सुनकर बहुत रोता है और उसका गम उसकी आंखों से बह जाता है। जिसके बाद पारुल अपने घर चली जाती है और केशव की माँ केशव को माया के पास ले जाकर कहती है, डॉक्टर साहिबा, आज आपकी वजह से मेरा बेटा ठीक हुआ है। मैं आपका एहसान पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगी। मुझे तो लगा था कि मेरा बेटा कभी ठीक ही नहीं हो पाएगा। आपका बेटा बीमार नहीं था, वो बस अपने प्यार के सदमे के चलते प्यार का मरीज बन गया था। अब ये बिल्कुल ठीक है। अब आप इनको घर ले जा सकती है। बस समय समय पर चेकअप के लिए आते रहना। डॉक्टर, समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं।
आपने मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली है। ये सब तो एक डॉक्टर का फर्ज होता है। बस इतना ही कहूँगी, प्यार करना गलत नहीं है, पर प्यार का मरीज बनना गलत है। ये कहकर माया मुस्कुराते हुए वहाँ से जा रही थी। तभी वहाँ सुधीर और उसके पिता आते हैं, जो कि हॉस्पिटल के ओनर थे। ये केस हो गया हो तो मेरा भी केस देख लीजिए। एक मरीज है, उसको भी आपकी ट्रीटमेंट की जरूरत है। कौन सा केस और कौन सा मरीज? आप किसकी बात कर रहे हैं? डॉक्टर माया, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। आप भूल गई, मैं भी तो आपके प्यार का मरीज हूँ। सुधीर की बात सुनकर माया और रोशन हंसने लगते हैं और जल्द ही माया और सुधीर शादी कर लेते हैं और मिलकर उस हॉस्पिटल को अच्छे से संभालते हैं। वहीं केशव भी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करता है। एक औरत घर के मंदिर में बैठकर पूजा कर रही होती है और भगवान से बोलती है, हे भगवान, आज शिवरात्रि है। आज के दिन सारी कुंवारी लड़कियां आपका व्रत करती हैं ताकि उनको एक अच्छा जीवन साथी मिल सके। मैंने भी किए थे। लगता है मानव जी के रूप में मुझे मेरे व्रतों का फल मिल गया। मैं तो बस यही प्रार्थना करती हूँ कि भोलेनाथ मानव जैसा पति सबको मिले। हर हर भोले। तो ये है मनस्वी, जो कि भोले बाबा की बहुत बड़ी भक्त है, क्योंकि उसको मानव जैसा पति जो मिला है तो वो उसकी लंबी उम्र की कामना के लिए सारे व्रत करती। साथ ही साथ वो और भी कई व्रत किया करती, जैसे गुरुवार का तो कभी पूर्णिमा का। इन मैडम जी का महीने में 15 दिन व्रत ही होता है और पति पर तो आंख बंद करके विश्वास करती हैं। तो देखते हैं कौन है मानव और क्या करते हैं। हेलो मैरी, तो कैसी हैं आप? आपके बिना बस एक जिंदा लाश बनकर रह गई हूँ। सब मुझ पर मरते हैं ये तो मुझे पता था, पर आप भी मुझ पर मरती हैं ये मुझे नहीं पता था। शट अप। इतना बोल मैरी अपने कैबिन में चली जाती है और मानव भी उसके कैबिन में चला जाता है और डोर पर नॉक करता है। यस, हु इज दिस? मैरी मी। व्हाट? अरे नहीं, वो मेरा मतलब है कि वो मैं क्या बोल रहा था कि वैसे ऑफिस के सारे लड़के तो आप पर मरते हैं और लड़कियां मुझ पर। अगर हम दोनों की सेटिंग हो जाए तो हम दोनों मिलकर आग लगा देंगे, आग। मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। ठीक है, आज शाम को 5 बजे कॉफी शॉप में मिले। तो तुम मान ही गई मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए। शाम तक का थोड़ा इंतजार करो, सब पता चल जाएगा। दोनों शाम को कॉफी शॉप में जाते हैं और मानव उसका हाथ पकड़ उससे अपने दिल की बात बताता है। साथ ही उसको प्रपोज करते हुए बोलता है, आई लव यू मैरी। तुम्हें नहीं पता मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। वैसे ये चीप लाइन कितनी लड़कियों को बोल चुके हो पहले? अरे नहीं, तुम पहली हो। मैंने आज तक किसी को ये नहीं बोला। वैसे मैं बहुत शरीफ लड़का हूँ। तुम चाहो तो मेरी गली में बच्चे बच्चे से पूछ सकती हो। आज तक मेरी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी उस पुजारन से कर दी थी। मैरी को उस पर विश्वास हो जाता है और वो उसका प्रपोजल अपना लेती है। मानव अपनी बेबी को धोखा देकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्लब जाता है, जहाँ वो उसके साथ खूब मस्ती और अय्याशी करता है। और रात को जब वो घर आता है तो मनस्वी बोलती है, आ गए आप? आइए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। वैसे आज आप बहुत लेट हो गए हैं। हाँ, वो ऑफिस में आज थोड़ा ज्यादा काम था। ऐसे ही वो अपनी बीवी की आंखों में धूल झोंकने लगता है और मैरी के साथ कभी मॉल जाता तो कभी क्लब। ऐसे ही एक दिन क्लब में मैरी और वो एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं, जिसके बाद दोनों अपना आपा खो बैठते हैं। कुछ ही देर बाद होश में आने पर मानव को ये सब कुछ ठीक नहीं लगता, तो वो मैरी को छोड़ वहाँ से अपने घर चला जाता है, जहाँ मनस्वी उसको संभालते हुए बोलती है, आराम से। मनस्वी, अगर तुम्हें कोई बोले कि तुम्हारा पति तुम्हें धोखा दे रहा है तो तुम क्या करोगी? क्या करूँगी? उसी वक्त उससे दूर हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है आप मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। खुद भगवान भी आकर बोले ना, मैं तब भी नहीं मानूंगी। हाँ। मेरी शर्ट पर लिपस्टिक के निशान हैं। तुम पूछोगी नहीं किसके हैं ये? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे आप पर पूरा विश्वास है और ये लिपस्टिक
और आपकी शर्ट पर बाल तो मैं रोज देखती हूँ, पर मुझे पता है कोई लड़की है जो आपके पीछे पड़ी होगी, है ना? सही बोल रही हूँ ना मैं? मानव थका हुआ होने की वजह से उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और सो जाता है। अगली सुबह वो फिर से ऑफिस जाता है, जहाँ मैरी उसके कमरे में आकर उसको पीछे से पकड़कर बोलती है, आई लव यू मानव। और तुम कल कहाँ चले गए थे, यूं मुझे अकेला छोड़कर? वैसे आज ना मुझे शॉपिंग करने जाना है, तो क्यों ना ऑफिस के बाद हम दोनों साथ चले? दोनों ऑफिस के बाद एक बार फिर से मॉल जाते हैं, जहाँ मनस्वी भी आई होती है और वो उन दोनों को साथ में देख लेती है कि वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे और बिना कुछ बोले वो वहाँ से चली जाती है। रात को जब मानव घर आता है तभी मनस्वी उससे बोलती है, आज ऑफिस के बाद कहीं गए थे क्या? अरे नहीं, मैं कहाँ जाऊंगा। वैसे आज तक तुमने कभी इतनी पूछताछ की नहीं मुझसे। वो आज मैं गई थी तो वहाँ पर एक कपल को देखा ना, तो मुझे आपकी याद आ गई थी, बस इसलिए। थोड़ी देर बाद दोनों अपने रूम में जाकर सो जाते हैं और मनस्वी आधी रात में उठकर चुपके से जाकर मानव की कार में छोटा सा माइक और पेन कैमरा रख देती है। अगली सुबह मानव ऑफिस जाता है और ऑफिस के बाद रोज की तरह वो मैरी के साथ घूमने निकल जाता है, जहाँ सुनसान रास्ते में मैरी गाड़ी रुकवाकर मानव के पास आने लगती है और वो दोनों गाड़ी में ही किस करते हैं और एक बार फिर एक दूसरे में खो जाते हैं। और दूसरी तरफ मनस्वी ये सब अपने लैपटॉप में देख रही होती है, तो उसे बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि मानव उसके साथ कुछ ऐसा कर सकता है। ये सब देख वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है, जिसके बाद वो घर के मंदिर में जाकर भगवान से बोलती है, लगता है मेरी पूजा और प्यार में कोई कमी रह गई थी, तभी तो आज। थोड़ी देर बाद मानव घर आता है और मनस्वी को मंदिर में पूजा करता देखता है और बिना कुछ बोले वो वहाँ से अपने रूम में जाकर सो जाता है। वहीं मनस्वी उसके जूते उतार उसके माथे को चूमती है और एक खत लिखती है। हर रोज की तरह मानव ऑफिस जाता है, पर इस बार वो ऑफिस जल्दी पहुँच जाता है, जहाँ वो मैरी का असली रूप देखता है और उसकी बातें सुनता है। डार्लिंग, आपके लिए तो मैं पूरी दुनिया छोड़ दूं, तो वो मानव क्या चीज है? बस इसी तरह मुझे नोटों की बड़ी बड़ी गड्डी देकर आप खुश कर दिया करो और फिर मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी। ये सब कुछ सुनकर उसको शौक लगता है और उसे खुद से चिढ़ होने लगती है। साथ ही उसे अपनी गलतियों का भी एहसास होता है और वो माफी मांगने के लिए मनस्वी के पास घर जाता है। जैसे ही वो घर के दरवाजे पर पहुंचता है, वो मनस्वी को मरा हुआ पाता है। ये देख उसके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। साथ ही वो मनस्वी के हाथ में एक खत देखता है, जो उसने मानव के लिए लिखा होता है। आपकी कोई गलती नहीं है, शायद मेरे ही प्यार और तप में कोई कमी रह गई थी, तभी आपको गैरों की बाहों में जाना पड़ा, पर मैं आपको किसी और का होता हुआ और बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए जा रही हूँ, जहाँ मुझे कोई ना ढूंढ सके। मुझे मेरी गलतियों के लिए माफी मांगने का एक मौका तो दिया होता मनस्वी। मुझे मेरे गुनाहों की इतनी बड़ी सजा क्यों दे रही हो तुम? आज मुझे जब तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है तो तुम मुझे इस तरह छोड़कर जा रही हो। मुझे माफ कर दो मनस्वी, प्लीज। मानव अपनी बीवी को पकड़कर बेइंतहा रोता है, पर क्या कर सकते हैं जब चिड़िया चुग गई खेत। ये उसकी सजा थी जो शायद भगवान ने खुद उसको दी थी, अपनी मासूम बीवी के दिल के साथ खेलने की सजा। काम्या अपने हाथों में किताबें लिए घर से निकल रही थी, तभी उसकी माँ सोनिया उसे टोकते हुए बोलती है, हाँ मैडम जी, कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? माँ, हाथों में किताब ले रखी है तो ऑफ कोर्स सी बात है ना, कॉलेज जा रही हूँ। तुझे बोला था ना आज छुट्टी कर ले कॉलेज की, घर में इतना काम है, मैं अकेली कैसे करूँगी? ये सही नहीं है, अपने हिसाब से मेरी छुट्टी करवा दो, चाहे इसका असर मेरे एग्जाम पर पड़ जाए।
अच्छा ठीक है, जा एक काम क्या कह दो, बहानों की लाइन लग जाती है इसके पास तो। काम्या अपनी माँ की बात का कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर में सोनिया घर के सारे काम करके मार्केट सब्जियाँ लेने जाती है, जहाँ वो अपनी बेटी को उसकी सहेली के साथ घूमते फिरते देखती है। और ये देखकर सोनिया को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उस समय कुछ नहीं कहती। और घर आने के बाद जब काम्या आती है तो सोनिया उसको रोकते हुए कहती है, कर आई पढ़ाई, कैसा रहा कॉलेज का दिन? अच्छा था माँ, आज तो लेक्चर इतने थे कि 5 मिनट का भी टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं जा रही हूँ आराम करने कमरे में। कितनी सफाई से झूठ बोल रही है, सच में भगवान ना जाने आपने मुझे कैसी झूठी बेटी दी है। सोनिया काम्या को उसका झूठ बताने की जगह चुप रहकर बात को जाने देती है, जिसका असर उस समय तो नहीं पड़ता, लेकिन काम्या को झूठ बोलने के लिए साहस जरूर मिल जाता है। ऐसे ही एक दिन कॉलेज में बैठी काम्या के पास उसकी दोस्त निधि आती है और उससे कहती है, क्या यार यहाँ अकेली बैठी है? वहाँ हम सब ने इतना मस्त प्लान बनाया है सैटरडे नाइट के लिए। कैसा प्लान? सुन, राहुल अपने घर पर पार्टी दे रहा है, पूरी रात पार्टी करेंगे, नाचेंगे, गेम्स खेलेंगे और खूब एंजॉय करेंगे। मेरी मम्मी नहीं जाने देगी, कहेगी घर के काम के लिए तो तू छुट्टी नहीं करती और रात में पार्टी करनी है तुझे। तो झूठ बोल दे, पहले नहीं बोला क्या तूने? उस दिन में तो हम दोनों मार्केट घूम रहे थे और तूने अपनी मम्मी को कहा था तू लेक्चर ले रही है। अच्छा, तो इस बार क्या बोलूं? बोल दियो कि मेरे घर पर ग्रुप स्टडी है और अगर फिर भी यकीन ना हो तो मेरे से बात करवा दियो, क्योंकि राहुल ने स्पेशली बोला है तू आनी चाहिए, शायद वो तुझे प्रपोज कर दे उस दिन। निधि की बातों में आते हुए काम्या बड़े बड़े सपने सजाने लगती है और उसी शाम कॉलेज से घर आकर हॉल में बैठी अपनी माँ से कहती है, माँ वो इस शनिवार ना मैं निधि के घर ही रुकूंगी, एग्जाम आ रहे हैं ना, इसलिए ग्रुप स्टडी करनी है सबको मिलकर। अच्छा, नंबर दियो जरा निधि का, मैं भी तो पूछूं। काम्या निधि का नंबर अपनी माँ को दे देती है। ये देखकर सोनिया को लगता है कि काम्या सच बोल रही है, इसीलिए वो अपनी बेटी पर शक नहीं करती और बिना निधि से बात किए उसको जाने की इजाजत देती है। शनिवार की रात पढ़ाई के बहाने काम्या निधि के साथ अपने ही कॉलेज के दोस्त राहुल के घर जाती है, जहाँ राहुल के साथ उसके कुछ दोस्त और भी थे। और वहाँ काम्या को देखकर राहुल बोलता है, अरे वाह काम्या, आखिर तुम आ ही गई, मुझे लगा था नहीं आओगी। थैंक्स टू मी, मैं लेकर आई हूँ इसको यहाँ, वो भी झूठ बोलकर इसकी मम्मी से। लेकिन तुम ऐसे ही दरवाजे पर खड़े रहोगे तो हम यहीं से वापस चले जाएंगे। अरे सॉरी, आओ ना, चलो काम्या अंदर। राहुल निधि और काम्या का वेलकम करता है और उसके बाद वो निधि और काम्या को साथ साथ अपने और दोस्तों संग पार्टी को एंजॉय करने की कहता है। तो वहीं सोनिया, जो घर पर अकेले खाना खाने बैठी थी, अपनी बेटी के बारे में सोचते हुए खुद से कहती है, मैं भी ना काम्या पर खामखा शक कर रही थी। अरे दोस्तों के साथ घूमने के लिए छोटा सा झूठ बोल दिया तो मैंने अपनी बेटी को झूठ बोलने वाली घोषित कर दिया। बताओ, बेचारी ने अपनी दोस्त का नंबर तक दे दिया कि लो पूछ लो। सोनिया अपनी बेटी पर एक बार फिर से विश्वास करने लगी थी। तो वहीं उस रात काम्या अपनी माँ के विश्वास को तोड़ते हुए खूब ड्रिंक करती है और नशे की हालत में वो राहुल के कुछ ज्यादा करीब चली जाती है। अगली सुबह जब काम्या की आंख खुलती है तो वो राहुल के बेडरूम में उसके साथ बिस्तर पर थी। ये देखकर वो डरते हुए राहुल को उठाकर कहती है, राहुल, राहुल उठो, क्या हुआ था कल रात? राहुल अपनी आंखें मसलते हुए उठता है और काम्या के करीब जाकर बोलता है, भूल गई क्या बेबी? अरे कल रात मैंने तुम्हें प्रपोज किया और तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया, उसके बाद तो। शट अप राहुल, बोल दो कि ये झूठ है, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम डर क्यों रही हो काम्या? अरे मैं तुमको पसंद करता हूँ, ये सब होने के बाद मैं तुम्हें छोड़ थोड़ी ना दूंगा। अरे जो हुआ दोनों की मर्जी से हुआ, तुम डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। काम्या रोने लगती है, लेकिन राहुल उसको जिस तरह से संभालता है, काम्या को उस पर विश्वास हो जाता है। उस दिन से काम्या को झूठ बोलने के लिए और साहस मिलता है। वो अब राहुल के साथ घूमने जाने के लिए हर दूसरे दिन अपनी माँ को झूठ बोला करती। एक शाम उसने अपनी माँ को निधि के साथ 2 दिन की ट्रिप पर जाने की बात कही, जिसे सुनकर सोनिया बोलती है, क्या ट्रिप? बेटा तेरे एग्जाम आने वाले हैं ना, और तू ट्रिप पर जाएगी? माँ, पढ़ाई कर कर के दिमाग खराब हो जाता है, खुद को रिफ्रेश करने के लिए घूमना भी तो जरूरी है। अच्छा, कौन कौन जा रहा है? मैं, निधि और उसके कुछ कजन्स। अच्छा ठीक है, चली जाइयो, लेकिन वहाँ जाकर कुछ उल्टी सीधी हरकत मत करना, समझी? और 2 दिन में वापस आ जाना।
माँ मैं कोई बच्ची नहीं हूँ और चिंता मत करो, आ जाऊंगी। काम्या इस बार निधि को भी अपने प्लान के बारे में नहीं बताती और राहुल के साथ 2 दिन की ट्रिप पर शहर से बाहर जाती है, जिसके कारण उसका फोन नहीं लगता। उसके जाने के अगले दिन निधि उसके घर फोन करके बोलती है, हेलो काम्या। कौन? मैं काम्या की मम्मी बोल रही हूँ। आंटी जी मैं निधि, वो काम्या का फोन नहीं लग रहा था, जरा उससे बात करवा दीजिए। काम्या? अच्छा बेटा तुम कहाँ हो? आंटी जी मैं अपने घर पर हूँ, मुझे काम्या से कुछ काम था, उसका फोन नहीं लग रहा है कल से, इसलिए आपके पास कॉल किया। बेटा काम्या की तबीयत खराब है तो वो बात नहीं कर पाएगी, तुम कल कर लेना उससे बात। सोनिया इतना बोलकर कॉल कट कर देती है और उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी बेटी ने फिर उससे झूठ बोला। अगले दिन काम्या घर आती है और बड़ी खुशी से सोनिया को गले लगाकर कहती है, माँ बहुत मजा आया मुझे वहाँ, सच में ऐसी ट्रिप महीने की 1-2 होनी ही चाहिए। निधि कैसी है? उसको मजा आया? हाँ माँ, मुझसे ज्यादा तो उसने मजा किया। काम्या के ये बोलते ही सोनिया उसको एक जोरदार थप्पड़ मारती है और गुस्से में कहती है, झूठ बोलने की भी हद होती है काम्या। निधि अपने घर पर थी, तू निधि का सहारा लेकर मुझसे झूठ बोलकर घूमने गई थी। किसके साथ गई थी और कहाँ गई थी बता। माँ वो मेरा एक दोस्त। वाह, माँ के भरोसे का फायदा उठाकर लड़के के साथ शहर के बाहर 2 दिन और 2 रात बिताकर आ रही है। मुझे तुझे अपनी बेटी कहते हुए शर्म आ रही है। तो जैसे झूठी बेटी होने से तो अच्छा था कि मेरी कोई बेटी ही ना होती। माँ मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं कहूँगी, मुझे माफ कर दो। माफ? और तुझे? मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी। सोनिया अपनी छोटी बेटी से मुंह मोड़ लेती है, लेकिन काम्या को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एक दिन काम्या को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है और ये पता लगते ही वो राहुल से मिलने जाती है और उसे सब बताती है, जिसको सुनकर राहुल उससे कहता है, ये तुम क्या कह रही हो और क्या प्रूफ है ये बच्चा मेरा है? अरे तुम एक नंबर की झूठी लड़की हो ना, जो अपनी माँ से झूठ बोल सकती है वो मुझसे भी झूठ बोल सकती है। ना जाने और किस किस के साथ घूमती हो तुम। राहुल जुबान संभाल कर बात करो। मैंने आज तक अपनी माँ से झूठ बोला है तो वो सिर्फ तुम्हारे लिए, लेकिन अब पछतावा हो रहा है कि क्यों ऐसा किया। काश अपनी माँ का विश्वास बनाए रखने के लिए मैं तुम्हें ही मना कर देती। काम्या इतना बोलकर रोते हुए अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ को सब बताती है। ये सब सुनकर सोनिया को बहुत बड़ा झटका लगता है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए काम्या से कहती है, देख लिया झूठ बोलने का नतीजा। आज तुम्हारे सच पर वो इंसान ही विश्वास नहीं कर रहा जिसके लिए तुम अब तक अपनी माँ से झूठ बोलती आई। तुम बच्चों को क्या लगता है कि माँ बाप से झूठ बोलकर तुम अपनी जिंदगी को खुशनुमा बना रहे हो? लेकिन ये सब तुम्हारी गलतफहमी है। झूठ और फरेब एक दिन मुड़कर तुम्हारे पास जरूर आता है। माँ मुझे माफ कर दो, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, दुनिया ताने दे देकर मुझे मार देगी। तुझसे पहले मेरी परवरिश पर सवाल उठेंगे, लेकिन तू चिंता मत कर, अभी तेरी माँ जिंदा है, मैं तेरे ऊपर आंच तक नहीं आने दूंगी। सोनिया अपनी बेटी को लेकर तुरंत राहुल के घर जाती है, जहाँ वो सब कुछ राहुल की फैमिली को बताती है। साथ ही डीएनए से बच्चे का पिता राहुल है ये पुष्टि करके दावा करती है, जिसके कारण राहुल की फैमिली भी बदनामी से बचने के लिए राहुल और काम्या की शादी करवा देती है। लेकिन काम्या अब जिंदगी भर एक ऐसे रिश्ते में बंध गई थी जहां उसको झूठी बेटी होने के ताने मिलते, साथ ही एक ऐसा जीवन साथी जो उस पर विश्वास नहीं करता। बरेली के एक गांव में एक परिवार रहता था, जिस परिवार में मोहन अपनी माँ राधा और बहन पूजा के साथ रहता था। पूजा एक बहुत ही सुंदर लड़की थी, इतनी कि मानो कोई भी लड़का आसानी से उसे पसंद कर सकता था। मोहन अपने परिवार के साथ जैसे तैसे गुजारा कर रहा था। ऐसे ही समय बीतता है और अब मोहन की बहन भी शादी लायक हो गई थी। अब मोहन की बढ़ती जिम्मेदारियां उसे परेशान करने लगी थी। वो गहरी सोच में बैठा हुआ था कि इतने में मोहन की बहन अपने भाई के लिए खाना लेकर आती है और अपने भाई को परेशान देखकर उससे पूछती है, भैया आप मुझे परेशान लग रहे हो, क्या बात है जो आपको इतना परेशान कर रही है? नहीं कुछ नहीं बहन, बस ऐसे ही थोड़े काम की टेंशन है और सर दर्द है। उसके ऐसा कहने के बाद राधा वहाँ से चली जाती है और अपनी माँ के पास आकर बैठती है और भाई को परेशान देखकर अब वो ये बात अपनी माँ को बताने लगती है, जिसे सुनकर पूजा की माँ पूजा से कहती है, हाँ पूजा, मैं भी कई दिनों से मोहन को परेशान देख रही हूँ। लेकिन माँ भैया परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं बेटा, अब तेरी भी शादी की उम्र हो गई है और उसका काम भी ठीक तरह से नहीं चल पा रहा है, यही सब चीजें उसे परेशान कर रही हैं।
माँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं भाई की मदद करने के लिए बाहर जाकर कुछ काम कर सकती हूँ? बेटा तू क्या काम करेगी बाहर जाकर? माँ, कुछ ऐसा जिससे भाई की मदद हो सके। पर बेटा तू तो पढ़ी लिखी भी नहीं है। माँ, तो क्या हुआ, अगर पढ़ना नहीं आता मैं कुछ ऐसा काम कर लूंगी जिसमें पढ़ाई लिखाई की जरूरत ना हो। तो तू ही बता दे, ऐसा काम कहाँ से ढूंढेगी और तुझे कौन देगा ऐसा काम? माँ, मैंने यहाँ एक पास में एक हवेली देखी है जहाँ एक नौकर की जरूरत है। अच्छा चली तो जा, पर कहीं ये बात मोहन को ना पता चले। उसे पता चला तो वो गुस्सा करेगा बेटा। नहीं माँ, मैं सुबह उनके जाने के बाद और शाम को भैया के आने से पहले घर आ जाऊंगी। ठीक है बेटा। अगले दिन से पूजा घर से निकलकर हवेली की तरफ चली जाती है। वो आधे रास्ते पहुंची ही थी कि उसे वहां मोहिनी ताई जी मिलती हैं और उससे कहती है, पूजा बिटिया कहाँ जा रही है? आज बड़े दिनों बाद तुझे देखा मैंने। तू ठीक तो है ना? घर में सब कैसे हैं? हाँ, सब ठीक है ताई, पर आपको तो पता ही है पिताजी के गुजर जाने के बाद घर में चीजें दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही है। हाँ बेटा, ये तो है। हाँ ताई। पर पूजा बिटिया तू अभी कहाँ जा रही है? ताई, मैंने सुना था यहाँ पास में ही एक हवेली है जहाँ घर के काम काज करने के लिए एक नौकर की जरूरत है। क्या बिटिया, तू सुमित्रा की हवेली की तरफ जा रही है? हाँ ताई। अच्छा हुआ बिटिया, तू मुझे यहीं मिल गई। क्यों ताई? दरअसल बिटिया मैं ही उस हवेली में अब तक काम कर रही थी, लेकिन अब मैं छोड़ रही हूँ वहाँ से काम। अच्छा ताई। अच्छा बिटिया, अब तू जा, और तुझे कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ लियो उस हवेली के बारे में। इतना सुन पूजा हवेली की तरफ चली जाती है। वहाँ पहुंचकर वो उस हवेली को देखकर आश्चर्य में पड़ जाती है। पूजा ने आज से पहले इतनी बड़ी हवेली कभी नहीं देखी थी और वो सभी चीजों को देख ही रही थी कि इतने में वहाँ हवेली की मालकिन सुमित्रा आती है। कौन हो बेटा तुम, और यहाँ किस लिए खड़ी हो? बोलो, क्या कुछ काम था क्या? हाँ, दरअसल मैं यहाँ पर घर के काम करने के लिए आई हूँ। मुझे यहाँ पर काम चाहिए। अच्छा, तो तुम काम के लिए आई हो? हाँ जी। ठीक है, चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि क्या कहाँ है, और तुम रोज समय पर आना। ठीक है मालकिन। इतना कहकर पूजा वहाँ से निकल ही रही थी कि सुमित्रा का बेटा राघव वहाँ से गुजरता है और वहाँ पूजा को देखकर देखता रह जाता है। वो उसे देख ही रहा था कि तभी पूजा सुमित्रा से कहती है, ठीक है मालकिन, मैं चलती हूँ। ठीक है, तुम कल से आ जाना। माँ, ये लड़की ये कौन है? बेटा, ये हमारे घर की नौकर है, कल से हमारे यहाँ काम पर आएगी। अगले दिन सुबह पूजा वहाँ काम करने आती है और काम में लग जाती है। तभी कुछ देर बाद वहाँ सुमित्रा आती है। काम खत्म हो गया क्या पूजा? हाँ मालकिन, काम खत्म हो गया है, बस अब घर के लिए निकल रही हूँ मैं। रुक, अभी जाना नहीं। ठीक है मालकिन। ये ले, कुछ पैसे घर ले जा। पूजा पैसे लेकर घर की तरफ निकल जाती है और वो पैसे लेकर घर आती है और अपनी माँ को देती है। ऐसे ही समय बीतता है और अब पूजा सुमित्रा के घर काम करके अपना घर चलाने लगती है। अब धीरे धीरे पूजा की घर की परिस्थितियाँ ठीक होने लगती है। ऐसे ही समय बीतता है और वो फिर अगले दिन सुमित्रा के घर काम करने जाती है। वो अपना काम कर ही रही थी कि राघव वहाँ आता है और पूजा से कहता है, पूजा, एक गिलास पानी देना। अभी लाई मालिक। पूजा पानी लाकर उसे दे देती है तो उसका हाथ राघव के हाथ से टच हो जाता है। तभी राघव उससे कहता है, मुझे तुमसे कुछ कहना था। जी मालिक। हाँ पूजा, यही कहना था कि तुम मुझे मालिक मत कहा करो। पर क्यों मालिक? मुझे पसंद नहीं है कि तुम मुझसे ना मालिक कहकर बात करो। ठीक है मालिक। पूजा, तुम फिर से मुझे मालिक कह रही हो। माफ कीजिएगा मालिक। पूजा, फिर से तुम वही बोले जा रही हो जो मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ। पूजा देखो, तुम मुझे अपना अच्छा दोस्त समझ सकती हो। वो सर हिलाकर जवाब देती है और वहाँ से चली जाती है। घर जाकर मन ही मन मुस्कुराने लगती है। कहीं ना कहीं उसे लगने लगा था कि राघव उसे पसंद करता है। मन ही मन वो भी राघव को पसंद करने लगी थी। ऐसे ही फिर अगले दिन सुबह वो दोबारा सुमित्रा के घर काम करने के लिए जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है कि राघव सोफे पर लेटा हुआ है। उसकी तरफ देखकर वो मुस्कुराती है और राघव भी उसे देख रहा था। वो भी उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। राघव अब उससे अपने मन की बात बताने के लिए बेताब था। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन राघव पूजा से कहता है, पूजा, मैं तुमसे कुछ चाहता हूँ। हाँ राघव जी, बोलिए। पूजा, वो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। ये क्या बोल रहे हो राघव जी? आप कहाँ और मैं कहाँ? आपका और मेरा कोई मेल नहीं है। पर सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे घर बारात लेकर आना चाहता हूँ। लेकिन राघव जी, मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। आपका और मेरा कोई मेल नहीं है। वो चीजें तुम मुझ पर छोड़ दो, वो सब मैं संभाल लूंगा। बस तुम मुझे इतना बताओ कि तुम मुझसे शादी करोगी। क्या मैं तुम्हारे घर बारात लेके आ सकता हूँ? लेकिन राघव जी, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। लोग क्या कहेंगे?
तुम लोगों की सोचना छोड़ दो, बस तुम हाँ करो। हाँ राघव जी, मैं भी आपको बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मैंने आपको बस इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप में और मुझ में जमीन आसमान का अंतर है। तुम ऐसी बातें मत करो, मैं तुम्हारे लिए बात करूंगा अपनी माँ से। इतना सुनकर पूजा अपने काम में लग जाती है, अपने घर चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और राघव ये बात अपनी माँ को बता देता है और वो उसकी खुशी का सोचकर उसकी हाँ में हाँ मिला देती है। राघव बहुत खुश हो जाता है और जल्द से जल्द पूजा के घर बारात लेकर जाने के बारे में सोचता है। समय बीतता है और अब राघव उसके घर बारात लेकर जाने को अपने परिवार वालों के साथ तैयार हो जाता है। पूजा को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। वो अपने घर में काम कर ही रही थी कि इतने में उसके घर के दरवाजे पर उसे आवाजें सुनाई देती है, जैसे मानो कोई उसे ही आवाज दे रहा हो। पूजा दरवाजा खोलती है और दरवाजे पर राघव और उसके परिवार वालों को देखकर पूजा हैरानी के साथ खुश भी होती है। इतने में वहाँ पर पूजा के भाई और माँ भी आ जाते हैं। आप सब यहाँ, वो भी इस तरह? हाँ राधा, मैं तेरी बेटी पूजा के लिए अपने बेटे राघव की बारात लेकर आती हूँ। सुमित्रा ये बोलकर मुस्कुराने लगती है और राधा भी हंसकर अपनी रजामंदी को जाहिर कर देती है। और ये सब कुछ जब पूजा को पता चलता है तो वो भी बहुत खुश थी, क्योंकि जिस राघव से वो बहुत ज्यादा प्यार करने लगी थी, आखिरकार उसी से उसकी शादी जो हो रही थी। जिसके बाद पूजा के परिवार वाले भी बहुत खुश होते हैं और अपनी हैसियत के हिसाब से अब वो पूजा को विदा करने के लिए राजी हो जाते हैं। जिसके बाद में बारात आने पर पूरे विधि विधान से दोनों की शादी हो जाती है और इस तरह गरीब के घर आई बिन बुलाई बारात दुल्हन को लेकर ही विदा होती है। वेल दोस्तों, क्या आप भी कभी किसी शादी में बिन बुलाए बाराती बनकर गए हैं? तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।